प्रथम वर्ष के सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, मैं आज आपको प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के का जो पहला चैप्टर है मनु, उनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। आज हम मनु के राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत और राज्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जब हम मनु के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं तो मनु की मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। मनु का कहना है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बहुत भयंकर थी। उस समय कोई राज्य भी नहीं था, न कोई राजा था, और इसके अभाव में कोई दंड व्यवस्था भी नहीं थी। और राज्य और दंड व्यवस्था का जब अभाव हुआ तो मनुष्य की जो आसुरी प्रवृत्तियां थी, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं था, उनको खुलकर खेलने का अवसर मिला, जिसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि अराजकता चारों तरफ फैल गई थी। चारों ओर भय का वातावरण हो गया था। सभी लोग दुखी हो गए थे क्योंकि दांडिक शक्ति का अभाव था। उस समय कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अब मैं आपको राज्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में बात करूंगी। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों यानी 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मनुस्मृति में भी मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है, यानी कि मनु के अनुसार राज्य की 7 प्रकृति है। प्रकृति शब्द जो है वो राज्य के घटकों के लिए प्रयोग किया गया है, यानी मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताई है, यानी राज्य के 7 अंग हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनु ने राज्य को एक सावयव प्राणी माना है। तो जो पहला अंग है मनु के राज्य का, वो है स्वामी यानी राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका मतलब यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। जैसे कि हमारे शरीर में जो मस्तक होता है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार राज्य में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है। मनु का कहना है कि राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। मनु का जो राजा है वो बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है मंत्री। मनु का कहना है कि कुशल मंत्रियों के अभाव में राज्य का कार्य नहीं चला सकता, क्योंकि राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए उसे बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सुयोग्य मंत्रियों का परामर्श लेना पड़ता है, और उनका परामर्श लेके ही राजा बच्चों बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। राजा जो है वो जनता के हित में कार्य कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मनु के अनुसार 7 या 8 मंत्री होने चाहिए। तीसरा जो है वो है पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु का कहना है कि पुर यानी कि जो किला है, यानी जो दुर्ग है, वो पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए तथा इसमें रक्षा और भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बतलाई है, जैसे कई भागों में इसको विभक्त किया है, जैसे धानवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग। ये बहुत सारे दुर्ग इन्होंने बतलाए हैं। मनु का कहना है कि दुर्ग इतने लंबे चौड़े होने चाहिए कि जिसमें संकट काल के समय उसमें किसी भी प्रकार की मतलब खाद्यान्न की व्यवस्था भी होनी चाहिए, है ना, जलपान की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि जनता को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा चौथा अंग जो बताया है इन्होंने, वो बताया है राज्य। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य की प्रकृति के रूप में हम राज्य की जब बात करेंगे तो उसमें हमें बड़ी भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन मनु ने यहाँ राज्य शब्द का जो प्रयोग किया है वो इस अर्थ में किया है कि वो जनपद शब्द यानी जनता और भूमि, यानी कि जनता
राज्य का मतलब क्या है? जनता, राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। यानी कि जनता इतनी होनी चाहिए, केवल जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य उसका भरण पोषण कर सके, और भूमि इतनी कि जनता उसमें आसानी से अपना कार्य कर सके, अपना भरण पोषण कर सके। इसके अलावा पांचवा अंग जो है वो है कोष। मनु के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य वरन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। मनु का कहना है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होना चाहिए। कोष होने पर ही राजा प्रजा की सुरक्षा कर सकता है और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी बना सकता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्व की पूर्ति भी कर सकता है। बिना पैसे के राज्य का जो प्रगति है, राज्य का जो विकास है, वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए मनु के अनुसार कोष सबसे महत्वपूर्ण चीज है। छठा अंग जो इन्होंने बताया है वो दंड बताया है। दंड का मतलब होता है सेना। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। ये जैसे हस्ती सेना है, रथ सेना है, अश्व सेना है, जल सेना है, पदाति यानी पैदल सेना है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ करे, राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। और जो सातवां अंग इन्होंने बताया वो है मित्र। मित्र का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं उनके बारे में इन्होंने चर्चा की है। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और राजा का साथ दे सके। इसके लिए मनु ने सप्तांग सिद्धांत में मित्र के लिए मनु ने सप्तांग सिद्धांत के अलावा इन्होंने अंतर्राज्य सिद्धांत की जब बात करते हैं, अंतर्राज्य संबंधों की जब बात करते हैं, तो मनु ने अंतर्राज्य संबंधों में मंडल सिद्धांत की बात करी है। और मंडल सिद्धांत के अंदर मनु ये बताते हैं कि जो विजिगीषु यानी कि जो विजय की इच्छा करने वाला जो सेंटर का राजा है, उसके पीठ के जो शत्रु होते हैं, मुंह के सामने के जो मित्र होते हैं, यानी कि कितने मित्र और कितने शत्रु होने चाहिए, वो भौगोलिक आधार पे ये तय किया जाता है। तो मनु ने मित्र को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है इसमें, और उन्होंने ये कहा है कि बिना मित्रों की सहायता के राज्य जो है वो प्रगति नहीं कर सकता। राज्य के उपयुक्त जो अंग मनु ने जो बताए हैं उनका तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे स्वामी है, जैसे के बाद मंत्री, मंत्री के बाद पूर्व, पूर्व के बाद राज्य यानी जनपद है, फिर कोष है, फिर दंड है, मित्र, मतलब सभी अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? राजा है, और महत्व के क्रम में उसका दूसरा क्या आता है? मंत्री को प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि राजा के द्वारा मंत्री गण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए राज्य की जो अन्य प्रकृतियां हैं उनका भी समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का जो निर्धारण किया है वो हमें ऐसा लगता है कि वो इस बात पर बल देते हैं कि समस्त प्रकृतियां राज्य के लिए नितांत आवश्यक है और ये सभी प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर भी है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।